जब इजरायल और हमास के बीच सीज फायर की बात हो चुकी थी, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वादे को क्यों तोड़ दिया? क्यों वो अपने वादे से पीछे हट गए? क्योंकि इजरायल ने एक बार फिर गाजा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इस हमले में 14 पैलेस्टीनियंस की जान चली गई। और इससे पहले इजरायल ने एक तरफा युद्ध विराम को तोड़कर कई हवाई हमले कर दिए और उस हमले में भी 400 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 500 लोग घायल हो गए। और जनवरी के संघर्ष विराम के बाद हमास पर इजरायल का ये सबसे बड़ा हमला है। और यह हमला इस बात का प्रूव है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब अपने सारे युद्ध विराम तोड़ चुके हैं। हाँ, वो बात और है कि जनवरी में नेतन्याहू ने इस लड़ाई को रोकने की बात पर सहमति जताई थी। हालांकि शुरू से ही बेंजामिन नेतन्याहू को इस बात की उलझन थी कि क्या ये हमले रोकने चाहिए या नहीं। पर ऐसा क्या हुआ कि नेतन्याहू को अपना मन बदलना पड़ गया? चलिए फिर आज बात करते हैं नेतन्याहू के बदले हुए मन पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। असल में बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर उन्हें अमेरिकी और अपने ही देश के लोगों के दबाव में झुकना पड़ गया। अब जब हमास ने बंधकों की रिहाई रोक दी, तब नेतन्याहू ने उसी का बहाना बनाकर फिर से गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। दरअसल इस कदम को नेतन्याहू पर दोहरा दबाव भी कहा जा रहा है। पर क्यों? हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों का परिवार चाहता है कि नेतन्याहू हमास के साथ समझौता करके सभी बंधकों को छुड़ा ले, यानी मुक्त करा ले, जबकि उनके दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी हमास को खत्म करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखना चाहते हैं। इस बीच हमास के एक अधिकारी ताहिर अल नैनो का कहना है कि हमास गाजा पट्टी पर फिर से इजरायली बमबारी के बावजूद बातचीत के दरवाजे नहीं बंद करेगा और ना ही उसने किए। लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक ट्रांसफर समझौता अस्तित्व में नहीं है, तब तक नए समझौते की दरकार नहीं होगी। अब इसमें एक दांव ट्रंप का भी है। ज्यादा उलझन के बीच नेतन्याहू ने गठबंधन सहयोगी के रास्ते पर चलना ठीक समझा और गाजा पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भी नेतन्याहू के इस कदम को, इस फैसले को समर्थन दिया है, जिसमें उन्होंने एक तरफा युद्ध विराम से अलग होकर गाजा पर हवाई हमले किए। यहाँ ये बात भी दिलचस्प है कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने हमास और इजरायल के बीच हुए युद्ध विराम की मध्यस्थता का पूरा श्रेय लिया था, यानी पूरा क्रेडिट ट्रंप ले गए थे। हालांकि ये गाजा वासियों को अफ्रीकी देशों में बसाने के उनके प्लान में आ रही दिक्कतों के बाद बदला हुआ एक स्टेप था। दरअसल इजरायल और अमेरिका दोनों ही अब हमास को इस बात का दोषी ठहरा रहे हैं कि उसने स्थायी रूप से युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले ही दूसरे बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया, जबकि युद्ध विराम समझौते में इसका कोई जिक्र नहीं था। उधर इजरायल का आरोप है कि हमास इसकी आड़ में नए हमलों की तैयारी भी कर रहा है। हालांकि इजरायल ने इसका कोई सबूत नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ हमास ने भी इन आरोपों से इनकार कर दिया है। अब इसी बात पर हमें यह भी समझना होगा कि युद्ध विराम समझौते में क्या कहा गया था। देखिए, आउटगोइंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और आने वाले ट्रंप प्रशासन के दबाव में जनवरी में हुए युद्ध विराम समझौते में स्टेप बाय स्टेप सीजफायर का आह्वान किया गया था। इसके साथ ही 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले में किडनैप्ड सभी बंधकों को रिहा करने की बात कही गई और उसकी वजह से होने वाले युद्ध को खत्म करना जरूरी था। सीजफायर के पहले स्टेप में हमास ने लगभग 1800 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 25 इजरायली बंधकों को और 8 दूसरे शवों को रिहा किया, जिसमें घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे वरिष्ठ हमास के आतंकवादी भी शामिल थे। हालांकि सीजफायर की वजह से इजरायली सेना बफर जोन में वापस चली गई और लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों में वापस लौट आए और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता कार्यक्रम में तेजी आ सकी, लेकिन अब वो थम चुकी है। अब सबसे जरूरी सवाल कि नेतन्याहू युद्ध विराम से पीछे क्यों हटे, ये सवाल पूरी दुनिया के मन में गूंज रहा है। देखिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, यानी ऑन ट्रैक था और सिर्फ बंधकों की रिहाई धीमी पड़ी थी, तब नेतन्याहू ने फिर से एक तरफा युद्ध क्यों छेड़ दिया और मिडिल ईस्ट को नई मुसीबत में क्यों डाल दिया, यह भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल नेतन्याहू अगर अगला स्टेप लेते हैं, जो कि मार्च में शुरू होने वाला है या होना था, तो उस पर
आगे बढ़कर युद्ध विराम पर अगर वो सहमत होते हैं तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक संकट में फंस सकते हैं, जो उनके लगभग 15 साल के शासन को यानी उनके करियर को खत्म कर सकता है। अब एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी सहयोगी और वित्त मंत्री बेजल स्मोट्रिच ने धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू गाजा पर फिर से हमले शुरू करते हैं या फिर युद्ध विराम के दूसरे स्टेप की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। अगर ऐसा होता है तो इजरायल में वक्त से पहले चुनाव होने की संभावना बढ़ जाती और नेतन्याहू को इस बात का डर है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ आम लोगों में काफी गुस्सा है। अब आखिर में यह भी समझिए कि इन्हें दक्षिणपंथियों का साथ मिला कैसे। असल में हालिया सर्वे में यह बात कही गई, ये बात सामने आई कि 3/4 इजरायली नेतन्याहू के पद से छोड़ने की मांग के फेवर में। अब लड़ाई को फिर से शुरू करके नेतन्याहू ने एक तरफ स्मोट्रिच का समर्थन सुनिश्चित कर लिया है, दूसरी तरफ किसी भी चुनाव की संभावना को खत्म कर दिया है। इसके अलावा नेतन्याहू ने गाजा पर हमले शुरू कर दिए और फिर से दक्षिणपंथी साथी इटमार बेन गवीर का समर्थन हासिल कर लिया, जिसकी पार्टी ने युद्ध विराम की वजह से जनवरी में गठबंधन छोड़ दिया था। अब उनकी पार्टी मंगलवार को फिर से गठबंधन में वापस लौट आई। तो अभी फिलहाल हमास और इजरायल के बीच इस तरह का मंजर है, इस तरह का हालिया तनाव पैदा हुआ है। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।